इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए कि u और v ऐसा फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर रहे हैं और पहले स्टेज में इंटीग्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर v dx और u प्राइम dx आ गया, और इस चीज़ को जब आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से दोबारा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ऐसा हो सकता है, अभी हमने जो क्वेश्चंस लिए थे बहुत सिंपल थे, जैसे कि ये लिया था ना x sin x dx, कुछ इस तरह का था, या x cos x dx था। मान लीजिए कि यहाँ पर रहता है x to the power 5 sin x dx, तो आप x to the power 5 को तो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर पहुँचते, यहाँ पर जब u प्राइम करिएगा तो आ जाएगा 5x to the power 4। अब ये v वाला कुछ cos वगैरह होगा, तो फिर इस x to the power 4 और इस cos को इसको फिर से इंटीग्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सिर्फ एक बार नहीं लगाना पड़ेगा, हो सकता है 2 बार 3 बार सक्सेसिव बार लगाना पड़े, तो उसी को कहते हैं सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यानी कि एक बार लगाया तो आप यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर जब पहुँचे तो देखा कि अरे रे यहाँ जो फंक्शन आया है, इंटीग्रेंड आया है, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया, फिर उसके बाद एक बार और लगाने की ज़रूरत पड़ी, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक ये इंटीग्रेंड मुझे ठीक ठाक सिंपल सा कोई फंक्शन ना मिल जाए जिसको मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। जिस तरह LH रूल में होता है ना कि एक बार लगाया तो देखा कि 0/0 आ रहा है, फिर LH रूल लगाया फिर देखा कि 0/0 आ रहा है, तो जब तक 0/0 आ रहा है आप LH रूल लगाते जा सकते हैं और लगाते भी हैं। कुछ वही रहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में कि अगर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है शुरुआत में तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको हो सकता है 2 बार या 3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा लेना पड़े। और 2-3 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने में क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रल का सिंबल है, तो ये जो पूरा चीज़ है इसको अब आपको फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। तो क्या करिएगा, ये माइनस तो एज इट इज रहेगा ही, अब आप इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए। तो जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दूसरी बार लगाना होगा तो क्या करना होगा, इस u प्राइम को तो फर्स्ट फंक्शन ही माना है तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, तो हो जाएगा u प्राइम। अब इस v1 को एक बार और इंटीग्रेट करिएगा तो ये हो जाएगा v2, माइनस यहाँ करना पड़ेगा इंटीग्रल v2 इंटू u प्राइम का डेरिवेटिव, तो हो जाएगा u डबल प्राइम dx। तो इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका एक बहुत सिंपल, बहुत अच्छा थंब रूल या आप कहें शॉर्टकट मेथड होता है कि अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2-3 बार सक्सेसिव वे में लगाना हो तो रूल ये हो जाता है कि फर्स्ट फंक्शन u इंटू v1 ये करिए, माइनस करना होगा u प्राइम, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, इंटू v2 ये करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा प्लस u डबल प्राइम इंटू v3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस u ट्रिपल प्राइम इंटू v4। तो ये प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता रहता है और तब तक होता रहेगा जब तक आप उसका इंटीग्रल नहीं फाइंड कर लीजिए, या हो सकता है कि करते करते u ट्रिपल प्राइम या u फोर्थ प्राइम जो है वो 0 हो जाए, क्योंकि मान लीजिए कि कोई फंक्शन इस तरह का है x³ है तो 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के बाद तो वो 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 हो गया तो उसके बाद का सारा टर्म 0 हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए। अब इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका एक सिंपल शॉर्टकट टेक्निक होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। आप यहाँ पर u लिख दीजिए, यहाँ पर v1 लिख दीजिए और u को एक बार डिफरेंशिएट करिए u प्राइम और v1 को इंटीग्रेट करिए v2, फिर इसको करिए u डबल प्राइम, इसको करिए v3, इसको करिए u ट्रिपल प्राइम, इसको करिए v4, होता गया। अब जब आपको आंसर लिखना है तो ऊपर में स्टार्ट करिए तो प्लस आएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस लीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस लीजिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस ऑल्टरनेट करते जाना है और कुछ नहीं करना है। एक साइड में आपको u लिखना है फर्स्ट फंक्शन, दूसरे साइड में आपको v1 लिखना है सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, क्योंकि हम लोग जब इंटीग्रेशन में पार्ट्स लिखते हैं तो कैसे स्टार्ट होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो v1 लिखना है। बहुत से टीचर इस चीज़ को कैसे करते हैं कि v लिख देते हैं ऊपर में, फिर v1 v2 ऐसे लिखते हैं, तो फिर उनको है ना ऐसा एक क्रॉस एरो बनाना पड़ता है। तो वो क्रॉस फ्रॉस के चक्कर में क्यों जाना, आप सीधे सीधे ऐसे देखिए, आपने u लिखा यहाँ पे लिखा v1 सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, और यहाँ करिए प्लस, फिर करिए माइनस, फिर करिए प्लस, फिर करिए माइनस, ये प्लस माइनस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक इस फंक्शन का इंटीग्रल नहीं फाइंड कर लिया जाता, या जब तक ये जो फर्स्ट फंक्शन है u इसका डेरिवेटिव 0 नहीं हो जाता है।
अभी मैं 2 क्वेश्चन ऐसा करके आपको दिखाता हूं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि इस लंबे से फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट फंक्शन है बहुत लंबा चौड़ा है, इसको अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो 3x² वगैरह कुछ आएगा। उसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए फिर से आपको सक्सेसिव बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। तो क्या करिएगा, सबसे पहले तो u इंटू v1 लिखिए, यानी कि एज इट इज ये वाला चीज़ आ जाएगा। इंटू v1 क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin 2x/2। फिर करिए माइनस, अब यहाँ पर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 4x प्लस 3 आ जाएगा। इंटू करना होगा इस sin 2x/2 का इंटीग्रल, तो क्या हो जाएगा माइनस cos 2x/4। फिर अगले स्टेप में क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 6x माइनस 4 इंटू, अब इसका मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रल। अब वो क्या हो जाएगा, माइनस cos 2x है तो हो जाएगा माइनस sin 2x हो जाएगा। इस 2 के कारण एक और 2 आया तो बाई 8 हो गया। तो देखिए ऐसे हो रहा है। अब अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस किया है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। 6x माइनस 4 का डिफरेंशियल यानी कि 6 इंटू फिर से हमें करना पड़ेगा इस चीज़ का माइनस sin 2x/8 का इंटीग्रल, तो वो हो जाएगा cos 2x/16। अब अगले स्टेप में आप जब जाइएगा तो इस 6 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो 0 होता है, यानी कि यहीं पे हमें जा करके रुक जाना है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह का टेबल बना लीजिए u v1 का, फिर इस साइड वाले को डिफरेंशिएट करते जाइए, इधर वाले को इंटीग्रेट करते जाइए, और आमने सामने वालों का प्रोडक्ट लीजिए और एक बार प्लस लीजिए, अगली बार माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, ऐसे करते जाइए। तो सक्सेसिव इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा ही खतरनाक टाइप का है, इसमें भी आप वही सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगाइए। तो क्या करना होगा, सबसे पहले तो एज इट इज ये आ जाएगा। अब इस √2x + 6 इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2x + 6 टू द पावर ये हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर 3/2 नीचे आएगा और 2x है ऊपर में, तो 2 एक नीचे आया तो यहाँ हो गया 3। अब माइनस करना होगा अगले स्टेज में इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इस चीज़ का, तो वो क्या हो जाएगा 6x² प्लस 6x माइनस 8, और इसका फिर से इंटीग्रल, तो ये इस बार हो जाएगा 2x + 6 टू द पावर 5/2। फिर यहाँ पर आएगा 3 × 5। अब अगले स्टेज में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और 6x² प्लस 6x माइनस 8 का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 6। फिर इसका 2x + 6 का एक और इंटीग्रल, तो हो जाएगा 2x + 6 टू द पावर 7/2। फिर यहाँ हो जाएगा 3 × 5 × 7। फिर अगले स्टेप में जा करके ये 12x जो हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसके बाद नहीं होगा क्योंकि 12 का डेरिवेटिव 0 होता है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2x + 6 टू द पावर 9/2। यहाँ आ जाएगा 3 × 5 × 7 × 9। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ये सब घिचर पिचर वाला लंबा क्वेश्चन होता है, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में एक और रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए कि आपको e⁻x fx एक फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस होल थिंग। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में, तो d ऑफ दिस थिंग डिवाइडेड बाई dx ही हम लोग लिखते हैं, लेकिन जनरली ये अंडरस्टूड होता है कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसलिए मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल से आप इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन e⁻x fx, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा e⁻x, ये कांस्टेंट है, फिर लिखिए f'(x) प्लस अगले स्टेप में क्या करना पड़ेगा, fx कांस्टेंट रहेगा इंटू e⁻x का डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा e⁻x। अब आप क्या करिए कि इस dx को उठा करके इधर ले आइए, तो इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए dx को, और दोनों साइड इंटीग्रल का साइन लगा दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब इधर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ दिस ex fx दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻x इंटू f प्लस e⁻x इंटू f प्राइम है, तो इसको ब्रैकेट करके बाहर निकाल दें, f प्लस f प्राइम इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने इसको fx पूरा नहीं लिखा है, बस f लिखा है, अंडरस्टूड है, समझ ही रहे होंगे कि f क्या है, x का फंक्शन है। तो e⁻x ब्रैकेट में f प्लस f प्राइम dx दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। अब ये थिंग क्या है, ये एक चीज़ है, उसका पहले आपने डेरिवेटिव लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, फिर उन टुकड़ों को सम कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो ये LHS क्या है, LHS तो बेसिकली e⁻x fx मिल गया, दिस इज इक्वल टू ये।
तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि कोई इंटीग्रेंड अगर इस फॉर्म में हो e टू द पावर x इंटू एफ प्लस एफ प्राइम डी एक्स हो तो उसका इंटीग्रल ये हो जाता है e टू द पावर x एफ एक्स। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। इस टेक्निक पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टेक्निक का यूज़ करके बहुत सारे क्वेश्चन खटाखट सॉल्व हो जाते हैं। तो क्या टेक्निक है? टेक्निक ये है कि अगर इंटीग्रेंड आपका ऐसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन, e टू द पावर x इंटू एफ प्लस एफ प्राइम एक्स, तो उसको इंटीग्रेट करके आप e टू द पावर x एफ एक्स लिख सकते हैं, प्लस c तो लगा ही दीजिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी इसी मेथड पे बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाला हूँ। बाकी प्रॉब्लम्स को मैं असाइनमेंट में डीपीपी में दूंगा। तो प्रॉब्लम ये है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैं इस थियरी के जस्ट बाद बता रहा हूँ तो आपको तो लग रहा हो कि हाँ इसको किसी तरह से मुझे e टू द पावर x इंटू एफ प्लस एफ प्राइम के फॉर्म में लिख देना है। तो अब इस पूरे इंटीग्रेंड को इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए, उसको लिखने के लिए आप ये देखिए कि e टू द पावर x तो है ही, अंदर में कुछ f प्लस एफ प्राइम होना चाहिए। और आप देख भी रहे हैं कि जो अंदर में बचा हुआ चीज़ है e टू द पावर x के अलावा, वो क्या है, x प्लस वन क्यूब है, डिनोमिनेटर में क्यूब है। तो ऐसा कौन सा मैं फंक्शन लूँ जिसको डिफरेंशिएट करने पे डिनोमिनेटर में x प्लस वन क्यूब हो जाए। डिफरेंशिएट करने पे पावर घटता है और अभी क्या है, पावर -3 है। तो अगर मैं f को ऐसा कुछ लूँ 1/x प्लस वन होल स्क्वायर और तब देखूँ कि क्या इससे मेरा काम चल रहा है। अब हिट एंड ट्रायल है, क्योंकि देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हिट एंड ट्रायल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये एनालिसिस, ये लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में x प्लस वन होल क्यूब दिया है, x प्लस वन होल क्यूब तक पहुंचने के लिए, f प्राइम तक पहुंचने के लिए मैं x प्लस वन होल स्क्वायर का सहारा ले सकता हूं, क्योंकि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं x प्लस वन टू द पावर -2 तो डिफरेंशिएट करने पे x प्लस वन टू द पावर -3 मिलेगा। तो देखते हैं वैसा मिलता है कि नहीं। अगर हम लोग f को ये मान लेते हैं x प्लस वन होल स्क्वायर, तो f प्राइम क्या हो जाएगा, f प्राइम हो जाएगा -2/x प्लस वन होल क्यूब। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, f प्लस एफ प्राइम, तो देखते हैं क्या मिलता है। क्या ये चीज़ मिलता है? जब इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो आपको मिल जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस वन -2 डिवाइडेड बाई x प्लस वन होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू x माइनस वन बाई एक्स प्लस वन होल क्यूब। यानी कि एग्जैक्टली वही आ गया जो यहाँ पर दे रखा है। यानी कि इस इंटीग्रेंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, e टू द पावर x 1/x प्लस वन होल स्क्वायर -2/x प्लस वन होल क्यूब। यानी कि क्या हो जाएगा, e टू द पावर x f प्लस एफ प्राइम। तो आंसर क्या हो जाएगा, e टू द पावर x f क्या है 1/x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस c कर दीजिए, ये आंसर हो गया। तो ये तो हुआ इसको करने का एक तरीका इंट्यूशन बेस्ड कि मुझे x प्लस वन होल क्यूब तक जाना है तो मैं x प्लस वन होल स्क्वायर से स्टार्ट करूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो भाई यहाँ पर क्या है, x माइनस वन है, e टू द पावर x को तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, वो तो आपका बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है, वो तो आपका काम आसान करने के लिए। x माइनस वन है तो इस x माइनस वन को मैं ऐसे लिख दूँ, x प्लस वन -2, बिल्कुल लिख सकते हैं, x प्लस वन होल क्यूब। अब इसको जब ब्रेक करिएगा दो अलग अलग फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस वन होल स्क्वायर -2/x प्लस वन होल क्यूब आ गया। अब यहाँ से आपको इतना तो दिख जाना चाहिए कि अगर इसको मैं fx मानता हूँ तो ये चीज़ पूरा माइनस के साथ ये जो महाशय है ये क्या है, f प्राइम है। यानी कि जो इंटीग्रेंड है क्या हो गया, e टू द पावर x इंटू एफ प्लस एफ प्राइम डी एक्स, ये हो गया। इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आपको मिल जाएगा e टू द पावर x एफ एक्स मिल गया। समझ में आया। इस x माइनस वन को आप x प्लस वन -2 ऐसे ब्रेक करिए तो फिर ये देखिए मिल करके क्या बन गया, 1/x प्लस वन होल स्क्वायर, और ये -2/x प्लस वन क्यूब ये आ गया। अब ये जो चीज़ आया -2/x प्लस वन होल क्यूब, ये इस 1/x प्लस वन होल स्क्वायर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, तो इसको मानिए f, ये पूरा हो गया f प्राइम, तो आ गया e टू द पावर x f प्लस एफ प्राइम डी एक्स इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेट किया तो e टू द पावर x एफ एक्स हो गया। अब इसी टेक्निक पर बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं अभी डीपीपी में आपको देने वाला हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज़ करके हम लोग ये जो एक इंटीग्रल होता है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसमें मैंने क्या किया है, e टू द पावर ax को सेकेंड फंक्शन लिया है, एक्सपोनेंशियल है ये, रूल याद करिए आइलेट रूल।
आइलेट रूल में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, यानी कि इसके फर्स्ट फंक्शन बनने के चांसेस बहुत कम है। साइन बी एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है, तो ये बन गया फर्स्ट फंक्शन। साइन बी एक्स फर्स्ट फंक्शन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/a e⁻x, क्योंकि e⁻ax को इंटीग्रेट किया तो ये आ गया, माइनस साइन बी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो b इधर आ गया, b/a इंटीग्रल e⁻ax cos bx। यहाँ तक क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप, मुझे इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो इसका इंटीग्रल फाइंड करने का 2-3 तरीका है। अभी तो मैं बाई पार्ट्स वाला तरीका बता रहा हूँ। इस तरीके को मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये तरीका उतना पसंद नहीं है। मेरा फेवरेट मेथड कुछ और है जो मैं अभी इसके जस्ट बाद बताऊँगा। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। इसको हमने कैसे किया, e⁻ax को सेकेंड फंक्शन लिया, उसको इंटीग्रेट किया तो ये मिला, ठीक है। साइन बी एक्स फर्स्ट फंक्शन है। अगले स्टेप में आपको ये फाइंड करना है, तो एक बार और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करिए, तो फिर से हो जाएगा 1/a e⁻ax cos bx प्लस b/a, ये चीज़ आ गया। अब आप 2 बार करने के बाद देख रहे हैं कि इधर e⁻ax साइन बी एक्स इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये भी कभी कभी होता है कि जो चीज़ आप फाइंड करना चाह रहे हैं ना LHS में, वो RHS में घूम घाम के किसी स्केलिंग फैक्टर के साथ m टाइम्स i या n टाइम्स i करके मिल जाता है। तो फिर आप इस चीज़ को इधर ले जाते हैं, i और i को एक साथ करते हैं और i की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये बहुत होता है। तो यहाँ पे भी देखिए वही हुआ, e⁻ax साइन बी एक्स इधर आ गया, इसको उठा करके इधर ले जाइए तो इंटीग्रल ऑफ e⁻ax साइन बी एक्स आपको मिल जाएगा इसके टर्म्स में। तो उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। बहुत सारे बुक्स में इसको एज फॉर्मूला भी रटवा दिया जाता है। देखिए e⁻ax साइन बी एक्स डी एक्स इजिकल टू दिस थिंग, और e⁻ax cos bx, यहाँ पर cos रख देंगे तो एग्जैक्टली सेम मेथड से आप cos bx भी फाइंड कर लीजिएगा, ये चीज़ आ जाएगा। तो ये तो हुआ इसको करने का एक तरीका, लेकिन ये मेरा फेवरेट तरीका नहीं है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ। ना ही मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इस फॉर्मूले को रटिए। अगर आप रट सकते हैं, रट लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं भी रट रखा है, एब इनिशियो फर्स्ट प्रिंसिपल से भी इसको सॉल्व करते हैं तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये हुआ इसको करने का एक मेथड बाय पार्ट्स। दूसरा मेथड जो बहुत ही शॉर्ट है, इससे ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा इंट्यूटिवली क्लियर है, वो है यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिए यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर से कैसे होगा। ये साइन बी एक्स है, इस साइन बी एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁵ लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर साइन बी एक्स की जगह अगर cos bx होता तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रियल पार्ट ऑफ e⁻i⁵, यानी कि ये जो फॉर्मूला अभी मैं डिराइव कर रहा हूँ ना, दोनों के लिए cos bx साइन bx सब के लिए चलता है। साइन बी एक्स है तो इसको लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i⁵, यानी कि पूरे इंटीग्रल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻ax इंटू e⁻i⁵। अब dx वगैरह तो रहेगा ही, इसको रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻a प्लस i⁵x dx। तो जो फाइनल आंसर मुझे पता करना है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻a प्लस i⁵x डिवाइडेड बाई a प्लस i⁵। ये नीचे क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि देखिए x के साथ ये a प्लस i⁵ का फैक्टर है, तो a प्लस i⁵ नीचे आ गया। ऐसे होता है ना, अगर मान लीजिए कि सिंपल ये रहता है e⁻ax dx, तो हम लोग क्या करते हैं, e⁻ax बाई a हो जाता ना, बिल्कुल हो जाता है। अब इस a की जगह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी है तो भी यही चीज़ लगता है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए ऐसा कुछ आपको दे रखा है, e⁻z है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंटू x dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e⁻zx बाई z हो जाएगा। ये होता है, ये समझ में आया, ये होता है। तो हमने क्या किया, e⁻a प्लस i⁵x dx था, तो a प्लस i⁵ नीचे आ गया। अब आपको इस चीज़ का इमेजिनरी पार्ट लेना है, ये फाइंड करना बहुत आसान है। ऊपर में आप a माइनस i⁵ कर दीजिए, नीचे भी a माइनस i⁵ कर दीजिए, और ये e⁻ax है उसको कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये तो रियल पार्ट ही है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos bx प्लस i साइन bx है, e⁻i⁵x है, और यहाँ है a माइनस i⁵, और नीचे में क्या है, a² प्लस b²। तो इसका जब हम लोग इमेजिनरी पार्ट लेंगे ना, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, ac माइनस bd वो सब जो होता है, cos bx माइनस b cos bx हो जाएगा प्लस a साइन bx, यानी कि इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e⁻ax तो रहेगा ही, उसके बाद हो जाएगा a साइन bx माइनस b cos bx
और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा। तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने पिछले मेथड से, मेथड बाय पार्ट से फाइंड किया था। इस मेथड में अगर मान लीजिए कि आपको e टू द पावर ax के साथ cos bx रहता तो सब कुछ वही रहता, बस यहाँ पे रियल पार्ट कर देते, यहाँ पर आप उसका रियल पार्ट फाइंड करते तो भी आंसर आ जाता। तो ये मेथड मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें रटना कुछ नहीं है, सिंपल आपको बस ये देखना है कि इस चीज़ को ऐसे कर दिया e टू द पावर ax इंटू ई टू द पावर आई बी एक्स, फिर e टू द पावर a प्लस आई बी एक्स डी एक्स कर दिया, और इसका इंटीग्रल जो है आसानी से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर इसका इमेजिनरी या रियल पार्ट फाइंड करना है तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ये 5 बहुत अच्छे प्रॉब्लम हैं, इनको सॉल्व करिए, खुद से सॉल्व करिए। अगले वीडियो में मैं इनका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ